हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 10 परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है NH1, NH19, NH9 या फिर नेशनल हाईवे 6। सही आंसर है बी ऑप्शन NH19। याद रखनी है, कोलकाता और दिल्ली NH19 राजमार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं। याद रखना है, दिल्ली को कोलकाता से NH19 जोड़ता है जो दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। इसकी कुल लंबाई आप देखेंगे तो 1454 मीटर है। माफ़ कीजिएगा, किलोमीटर, मीटर पॉसिबल कहाँ से है? ठीक है ना, तो 1454 किलोमीटर है। और ये भी याद रखना है कि इसे पहले NH2 के नाम से जानते थे। NH2 नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते थे और इसे ही GT रोड भी कहते थे, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में करवाया था। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं इस मार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? ऑप्शन है मुंबई और कोलकाता दोनों, कलकत्ता, ना तो मुंबई ना ही कोलकाता। सही आंसर है बी ऑप्शन, कलकत्ता और मुंबई दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, कोलकाता एवं मुंबई में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय स्थित है। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे अर्थात पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, जबकि कलकत्ता में पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। इस तरह से आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, करेक्ट होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि आप कोहिमा से कोट्याम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल्य स्थान और गंतव्य को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर के गुजरना होगा? कम से कम, अधिकतम नहीं। अगर अधिकतम पूछेगा तो आप तो घूम फिर कर जैसे पहुँचे वैसे पहुँच सकते हैं, लेकिन पूछा गया है यहाँ पर कम से कम शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो कितने राज्यों से होकर के आपको गुजरना होगा। ऑप्शन दे रखा है 6, 7, 8, 9। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे कोहिमा कहाँ पर है, तो ये है नागालैंड, है ना, नागालैंड में है ये। ठीक है, जबकि कोट्यम देखेंगे ये कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, तो सोचिए कि आपको कहने का मतलब ये है कि आप ये जो मैप देख रहे हैं तो यहाँ से चल करके आपको आनी होगी कहाँ पर, ये केरला, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आना होगा लगभग इस एरिया में। ठीक है, ये यहाँ पे केरल पहुँचनी है। तो आप देखेंगे सबसे पहला यहाँ से पार करेंगे तो मेघालय, मणिपुर, असम होते हुए पश्चिम बंगाल क्रॉस करेंगे, फिर उड़ीसा क्रॉस करेंगे, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, और फिर आकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे, आप तमिलनाडु में पहुँच जाएंगे, माफ़ कीजिएगा केरल में। ठीक है, इसमें आप केरल और अगर आप देखते हैं कि नागालैंड को भी जोड़ते हैं तो 7 और 2 9 राज्यों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैप पर समझने का प्रयास करते हैं कि मैप पर क्या इसका होता है आंसर, देखते हैं। चलिए, हाँ मेरे पास मैप है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको कहाँ से चलनी है, कोहिमा से। ठीक है, जो नागालैंड में है, तो यहाँ से चलेंगे आप इस बिंदु से। ठीक है, इस बिंदु से चलेंगे तो यहाँ से सबसे पहले मणिपुर निकलना होगा, यहाँ से मणिपुर का कुछ हिस्सा जरूर क्रॉस करना होगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये आप निकलेंगे तो असम और मेघालय होते हुए ये 3 राज्य तो यहीं पर हो गए, नागालैंड, मणिपुर, असम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय 4 राज्य तो यहीं हो गए। फिर यहाँ से आप आएंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल से पहुँचेंगे उड़ीसा, 3 और 4 2 6, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश 7 और तमिलनाडु 8 और फिर केरल 9। ठीक है, देखिए केरल 1, तमिलनाडु 3, 2, आंध्र प्रदेश 3, उड़ीसा 4, पश्चिम बंगाल 5। ठीक है,
और यहाँ से जूम कर देते हैं, ये मेघालय हो गया 6, ठीक है, असम 7, और ये मणिपुर 8, और ये नागालैंड 9, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 9 राज्यों से होकर के आपको गुजरना होगा अगर आप कोहिमा से केरल पहुँचते हैं, कोट्टयम पहुँचते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 9 होना चाहिए। वैसे यहाँ पर आंसर दे रखा है बी, ठीक है, 7 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा दे रखा है, मेघालय, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो हम लोग देखे थे मेघालय में था मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल था, लेकिन इसमें से नागालैंड को भी जोड़ना होगा और केरल को भी जोड़ना होगा, क्योंकि अब देखिए सवाल में बोला है ना कि आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिला करके, तो मूल स्थान हमारा नागालैंड हो गया और गंतव्य को मिलाकर गंतव्य हमारा केरल हो गया, तो वो भी जोड़ना होगा हमें। तो 2 राज्य तो उधर हो गए, 7 इधर एक्स्ट्रा हो गया, तो 7 2 9 राज्य होना चाहिए। इसका सही आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का संपर्क नगर है, कौन सा है, हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर या फिर झांसी। सही आंसर होगा यहाँ पे झांसी, ठीक है, याद रखनी है। उत्तर दक्षिण व पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का हिस्सा है, आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो याद रखनी है 4 महानगर हैं, ठीक है, जो चारों भारत के 4 कॉर्नर में देखेंगे कि स्थित जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जिसमें चंडीगढ़ शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ने वाली ये परियोजना थी, प्रोजेक्ट थी, ठीक है, जिससे कुल लंबाई आप देखेंगे तो 5846 किलोमीटर है, ठीक। चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ऑप्शन है हल्दिया, मुंबई, चेन्नई और विशाखापट्टनम। याद रखना है कि वह बंदरगाह जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागरों में ही लंगर डालते हैं खुला सागरीय बंदरगाह कहलाते हैं। भारत में चेन्नई बंदरगाह इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां तट के समानांतर एवं तट से दूर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन, चेन्नई। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। सवाल है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। NH4, NH44, NH10 या फिर NH5। NH10 करके मूवी भी आई थी, कौन कौन आप लोग देखे थे ये मूवी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कैसी लगी थी आपको ये मूवी। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन, NH44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका पुराना नाम क्या है, कोई बता सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 नेशनल हाईवे 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 3745। कितना, 3745 मीटर, नहीं किलोमीटर, ठीक है। और इसका पुराना नाम था NH7 नेशनल हाईवे 7, ठीक है। NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसका वर्तमान में से NH44 के नाम से हम लोग जान रहे हैं या फिर इसे शामिल किया गया है NH44, ठीक। चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। चलिए सवाल है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन है मार्सिमिकला, सेमोला, खारदुंगला या फिर डुंगरेला। सही आंसर है खारदुंगला। खारदुंगला विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 5602 मीटर है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसे श्योक व नुब्रा घाटी के द्वारा, या कह सकते हैं कि इसे श्योक व नुब्रा घाटी का द्वार कहा जाता है, ठीक है। श्योक व नुब्रा घाटी का द्वार कहा जाता है, इसे याद रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर है, यहाँ पे खारदुंगला, सी ऑप्शन सही है। ये विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है।
अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है अलंग, कांडला, पोरबंदर या फिर ओखा। सही आंसर है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, अलंग। अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है, जहाँ भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अवस्थित है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में हरित रेल गलियारा ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। ये बहुत अच्छा सवाल है और ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से भी आई है ये। तो याद रखिएगा, देश का हरित रेलवे गलियारा या कॉरिडोर तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया है। यह कॉरिडोर 114 किलोमीटर की लंबाई में रामेश्वरम से मदुरै को जोड़ेगा। यह रेल लाइन जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज अर्थात टॉयलेट की गंदगी से मुक्त होगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? दक्कन की रानी, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर कालका मेल। तो याद रखना है, भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन दक्कन की रानी है। दक्कन की रानी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी। यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन भी थी। इसकी परिचालन 1930 में किया गया था। कब? 1930 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, कई बार ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में कि भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार कब हुआ था? 1853, 54, 55 या फिर 59। तो याद होगा, भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1853 में बॉम्बे से लेकर के ठाणे के मध्य सर्वप्रथम रेल मार्ग तैयार किया गया था। इस रेल मार्ग पर भारत का पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा, भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? ऑप्शन है इराक, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान। सही आंसर है ईरान। याद रखिएगा, चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। 23 मई 2016 को भारत, ईरान व अफगानिस्तान के मध्य इस बंदरगाह को लेकर समझौता किया गया था। तो इसमें यह भी याद रखनी है कि चाबहार बंदरगाह में कौन कौन शामिल है? तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान, इन तीनों ने मिलकर के चाबहार बंदरगाह निर्माण का परियोजना बनाया है, समझौता किया है। ठीक है, तो ये बनाया कहाँ जा रहा है? ईरान में। ठीक है, कहाँ पर? ईरान में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, कोंकण रेलवे। क्या है सवाल? कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? कोंकण रेलवे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र केरल, राजस्थान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र कर्नाटक। तो याद रखना है, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहस को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इसका निर्माण 1998 में हुआ था और ये रेल मार्ग 760 किलोमीटर लंबा है, जो 176 नदियों तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। ठीक है, तो याद रखना है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, महाराष्ट्र और कर्नाटका। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जोड़ता है तो क्या ये गोवा से होकर के जाती है या नहीं जाती हैं? ठीक है, आपको बताना है कोंकण रेलवे क्या गोवा से होकर जाती है या नहीं जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे मैप पर इस तरीके से, तो ये महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर ये कर्नाटका है और फिर नीचे केरला है। ठीक है, तो मुझे आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि गोवा से होकर के कोंकण रेलवे जाती है या नहीं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, तूतीकोरिन या फिर कोचीन। सही आंसर है मुंबई। मुंबई भारत का व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है और देश का सबसे बड़ा पतन भी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा है? मुंबई। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा,
भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या फिर देहरादून हवाई अड्डा। सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, लेह हवाई अड्डा। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग आप देखेंगे तो 3256 मीटर है। कितना? 3256 मीटर। ठीक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले में स्थित है। इस हवाई अड्डे का नामकरण लद्दाख क्षेत्र के आध्यात्मिक गुरु कुशेक बकुला के द्वारा या उनके ही नाम पर यह किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। सवाल है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? एनोर या फिर हल्दिया, पारादीप या फिर नहावा सेवा। सही आंसर है, याद रखिएगा, नहावा सेवा। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नहावा सेवा, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है। तो वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को, प्रेशर को कम करने के लिए नहावा सेवा का निर्माण किया गया है। आपको याद रखना है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से भी जानते हैं। सवाल नंबर है 18। पूछा गया है कि राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, चेन्नई। सही आंसर है अमृतसर, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। याद रखना है कि गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ये अमृतसर में स्थित है। ठीक। लेते हैं अगला सवाल 19 नंबर। सवाल है कि किस रेल प्रखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? ऑप्शन है दिल्ली आगरा प्रखंड पर, रोहतक चंडीगढ़ प्रखंड पर, दिल्ली चंडीगढ़ प्रखंड पर या फिर रेवाड़ी रोहतक प्रखंड पर। सही आंसर है डी ऑप्शन, रेवाड़ी रोहतक प्रखंड पर। ठीक है। सीएनजी की विस्तृत रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे संपृक्त प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है। याद रख सकते हैं कि देश में प्रथम सीएनजी ट्रेन 14 जनवरी 2015 को हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के मध्य चलाई गई थी। क्या याद रखना है? प्रथम सीएनजी ट्रेन 14 जनवरी 2015 को हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के मध्य चलाई गई थी। ठीक है। चलिए सवाल लेते हैं अगला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो आप देखेंगे पूछा यहाँ पर कौन नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो याद रखना है कि हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन गुजरात में स्थित हाजीरा को मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में स्थित जगदीशपुर को जोड़ती हैं। इसी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बराला व अन्य स्थानों पर भी है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये गुजरात से शुरू होकर के मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश तक जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। सवाल है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जलमार्ग 1 संख्या 1 कानपुर व हल्दिया के मध्य, जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य, या फिर NW3 कोट्याम से कोल्लम तक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, जलमार्ग संख्या 1 NW1, जो कि कानपुर व हल्दिया के मध्य स्थित है, ये सुमेलित नहीं है। याद रखना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया तथा प्रयागराज के मध्य गंगा नदी पर स्थित है और ये 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। याद रखना है यहाँ पर जलमार्ग संख्या 1 NW1 नेशनल जो वाटर जो होता है। ठीक है। जलमार्ग संख्या 1 जो है यहाँ पे ये हल्दिया तथा ये प्रयागराज के बीच में स्थित है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है?
20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हल्दिया तथा प्रयागराज के मध्य गंगा नदी पर स्थित है ये, और ये 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक, बाकी सभी यहाँ पे सही मैच है। जलमार्ग संख्या 2 हसदिया और धुबरी के मध्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, आप याद रख सकते हैं ये। वहीं बात करें जलमार्ग संख्या 3, तो इसके बारे में याद रखना है, ये केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक ये पश्चिमी तटीय नहरों पर ये स्थित है, और इसकी कुल लंबाई आप देखेंगे तो इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है, और जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई है 890 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, चलिए, अच्छा ये 891 है, 890 मैंने बताया था शायद यहाँ पे, हाँ ये 891 है। ठीक है, तो याद रखिएगा 891 92 कहीं कहीं डेटा आगे पीछे रहता है, वैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए सवाल लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। ऑप्शन है कांडला पतन, ठीक है, या फिर मरवा गांव पतन, बेंगलुरु पतन, या फिर जवाहरलाल नेहरू पतन। सही आंसर है यहाँ पर ये ऑप्शन कांडला पतन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम पतन कच्छ में कांडला के रूप में विकसित किया गया है। ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला एक ज्वारीय पतन है, ये भी याद रखना है, और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक सामग्रियों तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करती हैं। ठीक है, जबकि मरवा गांव ये पतन कहाँ पर है, ये गोवा में है, ये मंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पतन ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, जबकि ये है आपका गुजरात में। ठीक है, तो याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23 नंबर। सवाल है कि भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है। 100%, कभी नहीं, 87%, 50% या 40%। तो 100 और 87, 100 तो 100 तो कभी हो ही नहीं सकता अपने आप में, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में देश के कुल यातायात में सड़क का जो भाग है वो है 87%। ठीक है, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि अधिकांश जो ये पोर्ट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं, उसमें हम लोग सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 87%। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क यातायात का लगभग कितना 40% वहन करते हैं, जबकि इन सड़कों के कुल सड़क नेटवर्क में लगभग 2% का हिस्सेदारी है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि यूएसए के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई के तकरीबन कितनी है। ऑप्शन 134 और 40,000 किलोमीटर, 200 और 80,000 किलोमीटर, 40 और 16,000 किलोमीटर, और 599 और 132 499 किलोमीटर। बताना है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। 134, 244 और 599, और उनकी कुल लंबाई लगभग कितने हैं, ये भी आपको साथ साथ ही बतानी है। अच्छा सवाल है, याद रखना है। सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, 599 राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जबकि 1,32,499 किलोमीटर की इसकी तकरीबन लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये रिपोर्ट आप देखेंगे, ये रिपोर्ट जो है वो कब का है, ये रिपोर्ट है 2018-19 का। ठीक, चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सड़क का घनत्व सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व देखने को कहाँ मिलेगा, हरियाणा, ठीक है, या फिर केरल, गुजरात, या फिर पंजाब। घनत्व पूछा जा रहा है, डेंसिटी पूछा जा रहा है कि ज़्यादा सड़क कहाँ है, तब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सड़क आपको देखने को मिलेगा, डेंसिटी देखने को मिलेगा केरल में। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार सड़क घनत्व की दृष्टि से राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल है, और राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली का प्रथम स्थान है। ठीक है, और भारत में औसत सड़क घनत्व के बारे में बात करें तो 1.8 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर है। कितना, 1.8 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला सवाल है कि बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपको बतानी है। तो याद रखना है
तीन तरह के तीन भागों में से विभाजित किया जाता है। रेल मार्गों की जो चौड़ाई होती है ना, पटरियों की जो मध्य की जो दूरी होती है, एक देखा जाए तो इसके तीन भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? पहला है यहाँ पर मीटर गेज, है ना, मीटर गेज। दूसरा बड़ी लाइन। तीसरा है छोटी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि बड़ी लाइन के दो पटरियाँ, यानी कि इस बड़ी लाइन के बारे में पूछा जा रहा है कि बीच की दूरी कितनी होती हैं। ठीक है, तो अगर मीटर में पूछे, मीटर में या फिर फीट में पूछा जाए तो 1 इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। बड़ी लाइन का 1.676 मीटर होता है। ठीक है, यार फीट में पूछा जाए तो 5.5 फीट होता है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसे आप फीट में कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको मिलेगा बी ऑप्शन, 5.5 फीट या फिर 1.676 मीटर होती है इसकी कुल लंबाई बड़ी लाइन की। और जो छोटी लाइन होती है ना उसका होता है 762 मीटर। कितना? 762 मिलीमीटर होगा, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर यदि डिवाइड किया जाए तो मीटर में तो 0.762 मीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। मीटर गेज का भी याद रख सकते हैं, 1 मीटर होता है मीटर गेज में, 1 मीटर, इसका 1 मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, छोटी लाइन में होता है दो पटरियों के मध्य 762 मिलीमीटर के दूरी होती हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो निकल करके आएगा 76.2। ये क्या निकल करके आएगा, सेंटीमीटर। हम लोग फिर जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना निकल करके आ जाएगा, 0.762 मीटर, है ना। चलिए, तो वही कह सकते हैं कि छोटी लाइन होती है, इसकी मीटर में बात करें तो इसकी जो दूरी होता है वो होता है 762 मीटर। ठीक है, और इसका मीटर ये हो गया और इसका 1 मीटर होता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर दे रखा है रेलवे जोन, इधर मुख्यालय। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पर उत्तर पूर्व रेलवे जोन का गोरखपुर बिल्कुल सही है ना। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, ना कि भुवनेश्वर में, तो ये गलत हो रहा है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता, ये भी सही है ना। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, ये भी सही है। इससे गलत ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, और भुवनेश्वर किसका है, तो ये पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। शिपयार्ड कहाँ सबसे बड़ा है, कोलकाता में, कोच्चि या मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। तो याद रखिएगा कोच्चि में। शिपयार्ड वह स्थान है जहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड है, जो कि केरल में है। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1972 में की गई थी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी सभी आप याद रख सकते हैं, है ना। गार्डन रीच शिप पॉइंट कोलकाता में, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में, और मंझगांव डॉक यार्ड कहाँ पर है, मुंबई में है। इसकी स्थापना डेट भी आप चाहें तो साथ में याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। ऑप्शन है हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। सवाल क्या है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए मुंबई तो होगा नहीं, है ना, ये तो नहीं होगा। पारादीप है उड़ीसा में, हल्दिया आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, है ना। विशाखापट्टनम भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पारादीप सही होना चाहिए इसका सही आंसर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पारादीप पोर्ट उड़ीसा के जगदीशपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक गहरे गर्भ पानी का बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी में महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसका विकास कोलकाता एवं विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन यही था। यहाँ से मुख्यतः देखेंगे तो जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2-3 लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है सेतु समुद्रम
परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे कौन है? पाक खाड़ी और पाक जल संधि, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतर्द्वीप और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। याद रखना है, सेतु समुद्रण परियोजना एक शिपिंग नहर परियोजना है जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। राम सेतु को आदम का पुल भी के रूप में नाम के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के दक्षिणी पूर्वी तट रामेश्वरम और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के पास मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर को 48 किलोमीटर लंबी से एक श्रृंखला है। ये डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, चेन्नई, तूतीकोरिन या फिर मुंबई? सही आंसर है यहाँ पर, याद रखिएगा, डी ऑप्शन मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह में 3 हार्बर हैं, प्रिंस डॉक, विक्टोरिया डॉक और इंदिरा डॉक। कोची बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि केरला में है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं यहाँ पर 31 हो गया, 32। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाना है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो याद रखना है, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महाराष्ट्र में दहानू के निकट वाधावन में भारत के 13वें प्रधान बंदरगाह को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चेन्नई भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी याद रखना है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रथम जो मुंबई में है ये बंदरगाह है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, ये आपको बतानी है। तो याद होगा आप लोग को, इलाहाबाद से हल्दिया तक के जो बंदरगाह है ना, ये माफ कीजिएगा जो जलमार्ग है इसे ही घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, सही होगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा भागीरथी हुगली के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। यह देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग भी है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? ऑप्शन है आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा या फिर कुशीनगर हवाई अड्डा। सही आंसर है डी ऑप्शन, कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मरमाऊ गाँव गोवा में है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है कि मरमाऊ गाँव कहाँ पर है? गोवा में है। पारादीप उड़ीसा में है, पहले हम लोग देख चुके थे, है ना। और मंगलुरु कर्नाटक में ही है। मुंद्रा ये तमिलनाडु में नहीं है। मुद्रा पोर्ट गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही है। और ये आई थिंक ये निजी क्षेत्र का पहला ऐसा पोर्ट है ये। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे यह भारत का पहला निजी बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी। हाँ, ये भारत का पहला निजी बंदरगाह है, याद रखनी है। ठीक है, मुद्रा पोर्ट गुजरात के बारे में। अगला सवाल है कि इनमें से भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? बताना है, इनमें से भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? तो ये इसे दिए गए ऑप्शन देखेंगे तो सलाया, कोयली, मथुरा, पानीपत, ये जो आपका है ना, ये सबसे लंबी पाइपलाइन है भारत की। डी ऑप्शन से बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अब देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, सलाया, कोयली, मथुरा, पानीपत की लंबाई 1870 है। हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर की लंबाई 1750 है। कांडला, भटिंडा की जो लंबाई है वो 1331 है। जबकि नाहर, कटिया, नुनमती, बरौनी इसकी लंबाई 1152 है। तो इसमें से देखेंगे सबसे अधिक जो लंबाई है वो सलाया, कोयली और मथुरा पानीपत के जो बीच की जो दूरी है वो 1870 है, जो कि सबसे लंबा है। तो ये था महत्वपूर्ण 36 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।